हेलो स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, उसका आज मैं आपको तीसरा और आखिरी पार्ट बता रही हूँ। अब तक मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक प्रशासन क्या होता है, समाजवादी प्रशासन क्या होता है और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब मैं आपको बताऊँगी इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज। इस बात को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है जो आपको इस चैप्टर में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और साथ ही जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तब आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो देखिए, इसमें दो शब्द हैं, लोकतंत्र और समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज दो टर्म हैं, एक लोकतंत्र और दूसरा समाजवाद। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जनरली कि लोकतंत्र और समाजवाद वास्तव में विरोधी विचार हैं। किस संदर्भ में ये विरोधी विचार हैं? लोकतंत्र स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल देता है, जबकि समाजवाद जो है वो समानता पर सर्वाधिक बल देता है। तो स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो समानता का अपने आप उल्लंघन हो जाता है। कैसे उल्लंघन हो जाता है? क्योंकि अगर हम व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे तो जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो लोग हमेशा आगे चलते रहेंगे और जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो हमेशा पीछे चलते रहेंगे। तो और दूसरा होता है समाजवाद। समाजवाद समानता पर सर्वाधिक बल देता है। भारतीय संविधान में इन दोनों को समामेलित कैसे किया गया है? अगर ये विरोधी विचार हैं, लोकतंत्र और समाजवाद दोनों विरोधी विचार हैं, यानी कि स्वतंत्रता और समानता दोनों विरोधी विचार हैं, तो भारतीय संविधान में इनका समामेलन कैसे किया गया है? तो आपको इसके लिए लोकतंत्र की एक विशेषता समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, पश्चिमी विचारधारा और पूर्वी विचारधारा। लोकतंत्र की पश्चिमी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक जोर देती है, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में जिस व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए वो उन पर जोर देती है। जबकि पूर्वी लोकतंत्र की अवधारणा सामुदायिक स्वतंत्रता पर बल देती है, यानी कि एक समुदाय के रूप में हमारी क्या स्वतंत्रताएं हैं उन पर जोर देती है। कुल मिलाकर के ये इस बात पर जोर देती है कि एक व्यक्ति के रूप में आपकी स्वतंत्रता वहीं सीमित हो जाती है जहां पर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। दूसरी बात, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय को स्वतंत्रता और समानता से ऊपर रखा गया है। हमारी प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। उन शब्दों में जो शब्द पहले लिखे गए हैं, शब्दों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जिस चीज़ को हमने ज़्यादा प्राथमिकता दी है वो हमने पहले लिखी है और जिन चीज़ों की पहले के कंपैरेटिवली कम इम्पॉर्टेंस है उन्हें बाद में लिखा गया। उनकी इम्पॉर्टेंस कम नहीं है, लेकिन पहले जो लिखे गए हैं उनकी प्राथमिकता हमने ज़्यादा निर्धारित की है। तो ये इस संदर्भ में हमारे संविधान में एक लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज का शब्द लिखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा अब हम करेंगे भारतीय संविधान में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी क्या क्या प्रावधान हैं। देखिए, एक तो आप ये समझिएगा कि लोकतंत्र की स्थापना संबंधी प्रावधानों में आपको क्या देखना है। आपको ये देखना है कि हमारे संविधान में ऐसे कौन से शब्द हैं या ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करती हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या सामुदायिक स्वतंत्रता को। जैसे इसमें पहला है वयस्क मताधिकार व चुनाव। वयस्क मताधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परिचायक होता है, यानी कि आप जैसे 21 साल के होते हैं आप अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरा है चुनाव, जो हमारे यहाँ नियतकालिक चुनाव होते हैं, हर 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होता है। ये वास्तव में सामुदायिक स्वतंत्रता का परिचायक होता है, यानी कि एक समुदाय के रूप में हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरी विशेषता नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में आप जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर। तो इसमें कई तरह की स्वतंत्रताएं हैं, जिनमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अवसर की समानता का अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति, पूजा अर्चना, धर्म का पालन, कई तरह की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं।
तीसरा है उत्तरदायी कार्यपालिका, यानी कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कौन सी शासन प्रणाली होती है? जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निचले सदन, निचला सदन वो सदन होता है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बना होता है, उसके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। यानी कि एक तरीके से कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, जो इनकी नियुक्ति से लेकर उनको हटाने, उनके वेतन भत्ते इत्यादि के बारे में हैं। पांचवा है पंचायती राज का ढांचा। किसी भी व्यवस्था में लोकतंत्र कितना है, ये इस बात पर भी इंगित करता है कि जन सहभागिता शासन में कितनी है। तो पंचायती राज का ढांचा वास्तव में शासन का विकेंद्रीकरण करता है, यानी कि शासन को ग्रास रूट लेवल पर लेके जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शासन में शामिल किया जा सके। उसके लिए पंचायती राज का ढांचा लाया गया है। तो ये सारे प्रावधान हमारे संविधान में वो हैं जो लोकतंत्र की स्थापना को दिखाते हैं। उसके बाद आता है भारतीय संविधान में समाजवादी विचारों की अभिव्यक्ति हमें कहाँ कहाँ दिखती है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी प्रस्तावना में, जहाँ पर सभी नागरिकों के लिए, मैंने अंडरलाइन किया है, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति, यानी कि न्याय की प्राप्ति वो भी सभी नागरिकों के लिए, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों तरह का न्याय। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समानता का वायदा किया गया है। ये सभी जो शब्द हैं, ये सभी जो बातें हैं, ये समाजवाद की स्थापना को इंगित करती हैं। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, DPSP जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये वास्तव में नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश हैं, संविधान की तरफ से किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार को निर्देश हैं कि जब वो शासन का संचालन कर रही है तो उसको अपने नागरिकों के लिए क्या क्या कार्य किए जाने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें से देखिए आर्टिकल 41 है, जो कि बीमारी और बुढ़ापा है और इस तरह की अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को दर्शाता है। आर्टिकल 42 है, जो सरकारों को कहता है कि वो लोगों के काम करने के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करें। आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान करता है। आर्टिकल 46 SC/ST कल्याण की ओर इशारा करता है। आर्टिकल 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। हमारे यहाँ इससे पहले वाले में भी आप पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकारों में 14, 15 और 16 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 में सबको कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात की गई है सभी के लिए। तो ये एक प्रकार से समानता का पक्षधर हो गया। दूसरा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। ये भी समानता को ही इंगित करता है, समानता की स्थापना का प्रयास करता है। अनुच्छेद 16 जो राज्य के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। तो ये तीनों आर्टिकल जो है मौलिक अधिकारों के प्रावधान में, ये विशेष रूप से समानता पर फोकस करते हैं, जो कि समाजवाद का मूल होता है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। देखिए, प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका बहुत वृहद है। आप अपने चारों तरफ जब भी नज़र घुमाएंगे आपको प्रशासनिक संस्थाएं ही काम करती हुई मिलेंगी। तो मैंने मोटे तौर पर आपकी बुक में जो भी लिखा है उसमें से ये हेड्स बना लिए हैं। ऐसे हेड्स आप भी बनाइएगा और उनमें आपको 2-2, 3-3 लाइन लिखनी है। जैसे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आप जानते हैं हमारे यहाँ पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। उसके अलावा BSF है, ITBP है और रिज़र्व पुलिस फोर्सेस होती हैं। ये सब देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कार्य करती हैं।
दूसरी प्रशासन की विकासात्मक भूमिका होती है, जिसमें जितने भी तरह के विकास कार्य हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या आर्थिक संरचनाओं के निर्माण को लेकर हो, जिसमें उद्योग धंधों को स्थापित करना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं करना, वो सब शामिल होता है। साथ ही सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सामाजिक अवसंरचना जिसको कहेंगे, वो स्थापित करना, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन स्थापित करना, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स और उन सब की व्यवस्था करना। तीसरा है कल्याणकारी भूमिका प्रशासन की, जैसे आप देखेंगे वंचित तबकों के लिए, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और जो हमारे समाज में परित्यक्त समाज के लोग होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से सरकार के द्वारा कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया जाता है। तीसरा है अर्थव्यवस्था को विनियमित करना, ये भी प्रशासन का काम होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई गई हैं, कई प्रकार के हमारे यहाँ जो विनियामक संस्थाएं हैं वो अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए कार्य कर रही हैं। उसके अलावा अर्थव्यवस्था को नियोजित करना, आप जानते हैं हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जो कि एक प्रकार से नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास करना है। हम किसी योजना में किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर कितना जोर दिया जाना चाहिए, इस पर काम करते हैं। फिर है सामाजिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों को दूर करना। भारत जैसे विकासशील देश में हमारे यहाँ अभी भी कई प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जिनको दूर करने की ज़रूरत है। तो इनके लिए सरकार के द्वारा संस्थानीकृत रूप से कार्य किया जाता है। बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों को भी संचालित करने का काम प्रशासन का होता है। तो ये सारे काम प्रशासन के होते हैं। इसके क्वेश्चंस मैं आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप इन नोट्स को अपने लिख सकते हैं। अगर आपने बुक खरीद ली है तो आप चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद इन नोट्स को देखिएगा, फिर जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उन्हें लिखने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, फिर मैं आपको अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।